फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग हेल्थ असेसमेंट 2 का चैप्टर नंबर 7 असेसमेंट ऑफ द पेडियाट्रिक लाइन डिस्कस करेंगे। तो हमने बाकी जो चैप्टर्स थे उसमें 1 बाय 1 असेसमेंट टेक्निक्स पढ़ी थी। आज हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि हम बच्चों में किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज चैप्टर. By the end of this unit, the learner will be able to describe the component of a through patriotic history, including the difference for developmental levels. इस चैप्टर के बाद आपको पता चल जाएगा कि पेट्रियाटिक हिस्ट्री किस तरह से लेते हैं और डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स क्या हैं बच्चों में. डिफ्रेंशिएट हेल्थ असेसमेंट नॉर्म्स फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. आप छोटे बच्चों की हेल्थ हिस्ट्री, उनके नॉर्म्स और उनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करने के काबिल हो जाएंगे. आइडेंटिफाई कॉमन एग्जामिनेशन टेक्निक्स फॉर द पेडियाट्रिक हेल्थ असेसमेंट. और आपको कुछ कॉमन टेक्निक्स के बारे में भी पता चल जाएगा जिससे आप छोटे बच्चों के अंदर एग्जामिनेशन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. Children and infants are not only smaller than adults but also significantly different physiologically. अब जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनमें इन्फेंट्स आ गए, चिल्ड्रंस आ गए, वो अडल्ट से ना सिर्फ साइज़ में छोटे होते हैं बल्कि उनकी फिजियोलॉजिकली भी वो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. इसीलिए अडल्ट के मुकाबले में बच्चों की एग्जामिनेशन हेल्थ असेसमेंट के अंदर डिफरेंट है. Knowledge of pediatric anatomic and physiological difference will aid in recognizing normal variations found during the physical examination. अब बच्चों के अंदर जो आप इस हेल्थ हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ये आपको किस लिए हेल्पफुल होगा, ताकि आप उनके अंदर रिकॉग्नाइज कर सकें नॉर्मल वेरिएशंस के अंदर कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है. इट ऑल्सो असेस द विद अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज चिल्ड्रन हैव टू इलनेस एंड इंजरी. और इससे हमें बच्चों के जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो बोल नहीं सकते, अपने इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरीके से हम बड़े अपने दुख दर्द में बोल के बता सकते हैं, उस तरह बच्चे नहीं कर सकते. तो उनके स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सेज होते हैं कि उनको भूख लगती है तो वो ऐसे करते हैं, जब उन्हें चोट लगती है तो वो इस तरीके से रोते हैं. तो इससे हमें इन रिस्पॉन्सेस के बारे में भी पता चलेगा. मैनी टेक्निक्स फॉर असेसमेंट फिजिकल फाइंडिंग्स एंड एबनॉर्मलिटीज़ इन यंग पेशेंट डिफर एज वेल. इसमें बहुत सी टेक्निक्स और फिजिकल फाइंडिंग्स भी आप पढ़ेंगे पेशेंट के अंदर, ठीक है. चिल्ड्रन डिस्प्ले ग्रेट वेरिएशन इन फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट कंपेयर्ड विद एडल्ट्स. अब ये छोटे बच्चे होते हैं, एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स इनके अंदर बहुत सी चेंजिंग्स होती हैं. फिजिक में भी चेंज होती है, कॉग्निटिव थिंकिंग लेवल उनका डिफरेंट होता है. जो एडल्ट होते हैं ऑब्वियसली वो एक 100% ऑथेंटिक चीज़ सोच रहे होते हैं, एक पॉजिटिव. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, तो वो कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है. उनकी सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एडल्ट्स के मुकाबले में. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द पेडियाट्रिक असेसमेंट. अब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे कि हम जब बच्चों की एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए. कंप्लीट हेड टू टो असेसमेंट विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द बर्थ. कि जब बच्चा पैदा हो तो आपको चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर उसकी प्रॉपर हेड टू टो एग्जामिनेशन की जाए, ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके कि क्या ये बच्चा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड नॉर्मल है या नहीं. एक्सपोज द बॉडी पार्ट एज नेसेसरी. एश्योर अ वार्म इन्वायरमेंट. आइदर कि हमारा पेशेंट, हमारा क्लाइंट जो है वो एडल्ट है या वो छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए से वही एरिया एक्सपोज करें जिसकी आपने एग्जामिनेशन करनी है, और बच्चे को एक वार्म इन्वायरमेंट दें, ठीक है. क्योंकि वो तो आपके इन्वायरमेंट की वजह से अगर उसको कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो उसको एक्सप्रेस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इनकम्फर्टेबल होगा. ऑल इंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स शुड बी परफॉर्म लास्ट. अब जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, अब फॉर एग्जांपल आपने अगर बच्चे को कोई वैक्सीनेशन करनी है या कोई इंजेक्टेबल मेडिकेशन इंजेक्ट करनी है तो वो चीज़ें आपने एंड में करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे रोने लग जाते हैं और फिर सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. एग्जामिन द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन बेबी इज़ नॉट क्राइंग.
अब ये पॉइंट है कि जब आपने सर्कुलेटरी एग्जामिनेशन करनी हो या रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, तो वो तब करें कि जब बच्चा बिल्कुल काम हो, वो रो ना रहा हो, क्योंकि जब वो रोएगा ऑब्वियसली उसके सारे मसल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। असेसमेंट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर इमोशनली वेरी क्लोज कनेक्टेड विद देयर पेरेंट्स, तो उनके पेरेंट्स मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में उनकी एग्जामिनेशन की जाए, इससे बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है और पेरेंट्स भी। प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब बच्चे के लिए प्रॉपर पोजीशन क्या है? लैप ऑफ द मदर, माँ की गोद एक बच्चे के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा रो रहा होता है तो माँ उसको जैसे ही अपनी गोद में डालती है तो बच्चा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो उसका कंफर्ट जोन है। तो हमारा काम ये है कि हमने अपने पेशेंट को कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, और एक पेडियाट्रिक क्लाइंट के लिए लैप ऑफ मदर इज़ द बेस्ट कंफर्ट जोन। गो फॉर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमेशा पहले सिंपल प्रोसीजर्स करें, फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ द पेडियाट्रिक हिस्ट्री। अब पेडियाट्रिक हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है? पास्ट हिस्ट्री देखनी है हमने, बर्थ हिस्ट्री देखनी है, फीडिंग हिस्ट्री, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, स्कूलिंग हिस्ट्री, फैमिली एंड सोशल हिस्ट्री एंड ड्रग हिस्ट्री। अब हम इसको देखेंगे वन बाय वन कि ये क्या है। पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री में हमने देखनी है इंक्वायर अबाउट द मेडिकेशन टेकन बाय द मदर ड्यूरिंग गेस्टेशन। अब जो बच्चा है, ठीक है, वो मदर के साथ कनेक्ट है कब से? फ्रॉम द 9 months, जब से वो बिफोर डिलीवरी, ठीक है, तब से वो मदर के साथ कनेक्ट है। तो मदर के अंदर जो भी चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी जो भी न्यूट्रिशन के अंदर इम्बैलेंसमेंट होती है, डिजीज़ेज़ होती हैं, वो उसका असर बच्चे पे भी होता है। तो हमने पास्ट हिस्ट्री में देखना है कि आप मदर जो है वो गेस्टेशन के दौरान, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ कर रही थी। टेक हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, इन्फेंट एंड मदर ब्लड ग्रुप। अब हमने जो प्रीवियस मदर की प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज थी, उनकी हिस्ट्री भी चेक करनी है, और मदर का ब्लड ग्रुप भी चेक करना है कि क्या मदर का ब्लड ग्रुप और बेबी का ब्लड ग्रुप आपस में कंपैटिबल है या नहीं। इंक्वायर अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीजेज ही और शी सफ़र्ड फ्रॉम एंड एनी कॉम्प्लिकेशन। और ये भी चेक करना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की क्या मदर को कोई एलर्जी, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ या कोई भी किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई। अब बर्थ हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे? बर्थ हिस्ट्री में पहले आता है एंटीनेंटल हिस्ट्री, मतलब बिफोर बर्थ, के बर्थ से पहले क्या। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि हमने मदर की न्यूट्रिशनल हिस्ट्री देखनी है कि माँ क्या लेती रही है। अगर मदर की डाइट बैलेंस्ड होगी, हेल्दी डाइट होगी, तो ऑब्वियसली बच्चा भी हेल्दी होगा। तो इसलिए बिफोर बर्थ में हम न्यूट्रिशनल हिस्ट्री मदर की चेक करेंगे। वेदर शी टेकन आयरन एंड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, क्या मदर जो थी वो आयरन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का यूज़ करती थी या नहीं। इंक्वायर इफ मदर हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम एनी इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और इन्फेक्शन। और ये भी देखना है कि क्या मदर हमारे पास किसी किस्म की कोई गेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर को डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, ये टेम्परेरी होती है फॉर बीइंग। और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां तो नहीं हुई मदर को। इंक्वायर अबाउट मेटरनल वैक्सीनेशन अगेंस्ट टेटनस। अब जो मदर होती है बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, उसको एक वैक्सीनेशन उसकी प्रॉपर होती है, ठीक है। इसकी इस तरह से होता है कि कुछ जो हमारे पास एक प्रॉपर इसका टाइम होता है 4th-5th मंथ, उसके अंदर क्या करते हैं कि मदर को टेटनस की वैक्सीनेशन की जाती है, और इसकी 3 डोजेज़ होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लगती है। तो क्या मदर ने टेटनस के अगेंस्ट मैटरनल वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट किया था या नहीं।
अब बर्थ हिस्ट्री में नेंटल हिस्ट्री आ जाती है कि ड्यूरिंग बर्थ की क्या हालात थे, वट एवर द वेदर द डिलीवरी वॉज कंडक्टेड एट होम और हॉस्पिटल, कि क्या जो डिलीवरी थी वो घर में हुई थी या हॉस्पिटल में हुई थी। इंक्वायर हिस्ट्री ऑफ सेडेशन और जैसे गिवन टू द मदर ड्यूरिंग लेबर, और क्या मदर को जब लेबर पेन था, ठीक है, तो उसको कोई एनेस्थीसिया, कोई सिडेशन या कोई एनाल्जेसिक, कोई पेन किलर तो नहीं दिया। टाइप ऑफ डिलीवरी स्पॉन्टेनियस और सी सेक्शन, और मदर की डिलीवरी कौन सी थी, नॉर्मल डिलीवरी थी या सी सेक्शन थी। तो ये सारी ड्यूरिंग बर्थ की हिस्ट्री भी आपने कलेक्ट करनी है। अब तीसरा इसका बर्थ हिस्ट्री में जो पॉइंट है वो है पोस्ट नेंटल हिस्ट्री, आफ्टर बर्थ के, अब बर्थ के बाद की क्या हिस्ट्री है। इमीडिएट आफ्टर द बर्थ और डिले, जब बेबी की बर्थ होती है, ठीक है, तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बच्चा जो है वो रोता है, ठीक है, तो आपने ये चेक करना है कि क्या इमीडिएट क्राई हुआ था या नहीं। इससे पता चलता है कि बेबी अलाइव है या नहीं। नीड फॉर द रेसिक्यूटेशन एट बर्थ, एनी हिस्ट्री ऑफ न्यूनेंटल जॉइंटिस और फिट्स, कि क्या जब बच्चे की पैदाइश हुई थी तो कोई उसको झटके या उसको जॉइंटिस तो नहीं था, उसकी स्किन पेल तो नहीं थी। ये चीज़ें भी आपने नोट डाउन करनी है। एनी प्रोसीजर सच एज अ गैशियस एक्सचेंज, ट्रांसफ्यूजन एट्सेट्रा, मतलब आपने उसका ब्रीथिंग पैटर्न भी देखना है कि आफ्टर बर्थ कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनमें प्रॉपर लंग्स बिल्ट अप नहीं होते, तो जिसकी वजह से उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो सिस्टम है वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है, तो आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन को भी चेक करना है। नेक्स्ट है फीडिंग हिस्ट्री, वट एवर वेदर आर मदर फेड और बॉटल फेड, कि क्या बच्चा बॉटल फीडिंग कर रहा है या मदर फीडिंग कर रहा है। एट वट एज वीनिंग डाइट वॉज इंट्रोड्यूस, करंट डाइट, और आपने बच्चे की वीनिंग डाइट भी चेक करनी है कि कब इंट्रोड्यूस हुई थी, किस एज में, और करंट डाइट उसकी क्या है, कि आप करंटली उसको क्या खिला रहे हैं। जैसे हमारे पास होता है ना कि सीरियल हम बच्चों को देते हैं तो उसकी भी स्टेजेस होती हैं कि 6 मंथ से इस एज की ड्यूरेशन में ये देते हैं, नेक्स्ट ड्यूरेशन में ये देते हैं, तो आपने फिर करंट डाइट भी बतानी है। वैक्सीनेशन हिस्ट्री, अब मैटरनल वैक्सीनेशन तो वो होगी टेटनस की कि जो मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाई थी, ठीक है। अब आफ्टर द बर्थ, अब बच्चे की भी तो वैक्सीनेशन है, उसके अंदर भी तो हमने एंटीबॉडीज़ को बिल्डअप करना है अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है। तो टाइप ऑफ वैक्सीनेशन गिवन कि उसको वैक्सीनेशन हुई या नहीं, और अगर हुई है तो कौन सी हुई है। नंबर ऑफ डोजेस गिवन एंड एनी साइड इफ़ेक्ट ऑब्जर्व, और ये भी देखना है कि कितने डोजेस वैक्सीनेशन के हो गए हैं, ठीक है, और अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ बच्चे के ऊपर। डेवलपमेंटल हिस्ट्री, अब हमने बच्चे की डेवलपमेंटल हिस्ट्री कैसे चेक करनी है। एज एट विच वेरियस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर अचीव्ड, सिटिंग, वॉकिंग एट्सेट्रा, कि अब बच्चे की ग्रोथ हो रही है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो किस एज पे जाके उसने बैठना शुरू किया है, किस एज पे उसने जाके चलना शुरू किया है, खड़े होना शुरू किया है। बच्चे की जितनी भी डेवलपमेंट है वो आपने एज टू एज नोट डाउन करनी है, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा 3 साल का हो गया और अभी तक वो खड़ा नहीं हो पा रहा या बैठ नहीं रहा, तो इट मीन्स कि उसकी डेवलपमेंटल ग्रोथ रिटार्ड हुई है, स्टॉप हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। इज़ द डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट फॉर द एज, क्या उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, आइदर इट इज़ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, या फिज़िकल डेवलपमेंट, क्या वो उसकी एज के हिसाब से है या नहीं। स्कूलिंग हिस्ट्री, प्रोग्रेस रिपोर्ट, अब स्कूलिंग हिस्ट्री से आप बच्चे के कॉग्निटिव लेवल, उसका मेंटल स्टेटस असेस कर रहे होते हैं, ठीक है, कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी स्कूल में अच्छी है तो इट मीन्स कि बच्चे की कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो शार्प हैं, वो चीज़ों को अच्छे से पिक कर रहा है। एनी स्पेशल नीड और सपोर्ट, क्या उसको अपने डेली टास्क, स्कूल के होमवर्क, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या वो खुद इस काबिल है कि अपने काम कर सकता है। रिलेशन एंड बिहेवियर विद अदर चिल्ड्रन, क्लास फेलोज़, अब आपने बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव हुआ है, कैसा बैठना उठना है, बातचीत करने का तरीका है, ये भी चेक करना है। इससे आप
चेक करते हैं कि बच्चा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, क्या बच्चा किसी डिप्रेशन में, एंजाइटी में या लोनलीनेस का शिकार तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूलिंग हिस्ट्री से पता चलेंगी। नेक्स्ट ये टेबल है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि न्यू बॉर्न की स्टेज होती है 0 to 1 month, ठीक है। स्पाइन इन्फेंट होता है 1 to 2 months, फिर सिटिंग इन्फेंट में 3 to 6 months आते हैं और 6 to 9 months। मोबाइल टोडलर, कम्युनिकेटिंग चाइल्ड, स्कूल एज। तो ये सारी एजेस के हिसाब से आपने सीक्वेंस याद करना है। अब ये जितनी भी हिस्ट्री थी, हमने इन सारी हिस्ट्री से क्या पता चलता है हमें कि हमारा बच्चा जो है वो क्या टाइम टू टाइम विद द अप्रोप्रिएट एज उसकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। क्लासिफिकेशन बाय बर्थ वेट। अब ऑब्वियसली जहाँ पे डेवलपमेंट की बात है, जहाँ पे असेसमेंट की बात है, वहाँ पर बच्चे का वेट भी बहुत मैटर करता है। तो अब आपने क्या देखना है कि क्या बच्चे का जो वेट है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है या नहीं। नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है पैदाइश के वक्त वो मोर देन 2500 ग्राम है, ठीक है। अगर मोर देन 2500 ग्राम है इट मीन्स कि बेबी हेल्दी है, नॉर्मल वेट है ये, ठीक है। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, अगर लेस देन 1000 ग्राम होगा तो इसका मतलब है कि ये वेट बहुत ही ज़्यादा कम है। वेरी लो बर्थ वेट इट इज़ लेस देन 1500 ग्राम, लो बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम, और नॉर्मल बर्थ वेट जो है वो मोर देन 2500 ग्राम। अब वेट से आप बच्चे की फिज़ीक, बच्चे की हेल्थ देख सकते हैं कि क्या बच्चा वीक है या हेल्दी है। अब गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट। अब क्योंकि बच्चे वैसे ही इतने सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि जितने भी क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, एक वो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हुए होते हैं। तो उनकी असेसमेंट करने से पहले आपको कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली ताकि कोई जर्म स्प्रेड ना हो। मेंटेन प्रॉपर लाइटनिंग फॉर द असेसमेंट रूम। आपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है कि प्रॉपर लाइटनिंग हो ताकि आप भी प्रॉपर से असेसमेंट कर सकें। मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द असेसमेंट रूम। कीप द रिक्वायर्ड आर्टिकल्स नियर वर्किंग प्लेस। आपको असेसमेंट के लिए जिन जिन टूल्स की ज़रूरत है वो आपके नज़दीक ही हो ताकि आप को वो दोबारा से चीज़ें इकट्ठी करने में टाइम वेस्ट ना हो। वार्म योर हैंड्स बाय जेंटली रबिंग बिफोर टचिंग द बेबी। अब बच्चा जो होता है ना वो बहुत ही मतलब एक उसको कंफर्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर आप बच्चे को फ़ौरन से एक्सपोज करके और ठंडे ठंडे हाथ लगाएंगे तो बच्चा क्या होगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो रोने लग जाएगा। तो इसीलिए आपने आराम से पहले अपने हाथों को रब करके वार्म अप कर लेना है और फिर जेंटली आहिस्ता से बच्चे को टच करना है, ठीक है। प्लेस द बेबी इन वार्मर एंड असेस जनरल कंडीशन। और बेबी को गर्म जगह पे रखना है और उसकी जनरल कंडीशन को असेस करना है। इनकरेज पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट कोऑपरेट इन एग्जामिनेशन। और आपने पेरेंट्स को भी इसमें इंगेज रखना है ताकि बच्चा भी कंफर्टेबल हो, क्योंकि उसके लिए कंफर्ट जोन उसके पेरेंट्स ही हैं। प्रिपेयर चाइल्ड एंड पेरेंट्स फॉर एनी न्यू और पेनफुल प्रोसीजर। और बच्चे को और उनके पेरेंट्स को पहले से आपने किसी भी प्रोसीजर के लिए मेंटली प्रिपेयर रखना है। ये ना हो कि आप कोई प्रोसीजर करें और पेरेंट्स भी उसमें हर्डल क्रिएट करें, बच्चा रोने लग जाए। तो इससे क्या है कि ना तो एग्जामिनेशन प्रॉपर हो सकती है और ना ही वो प्रोसीजर। इसलिए उनका मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब है कि आर्टिकल्स रिक्वायर्ड कि आपको पेडियाट्रिक असेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेजरिंग टेप ताकि आप उसकी लेंथ को मेजर कर सकें, ठीक है, उसकी हाइट को। वेट मशीन, उसका नॉर्मल बर्थ वेट चेक करने के लिए। लाइट चाहिए होगी आपको। स्टेथोस्कोप चाहिए होगा उसकी हार्ट साउंड, लंग साउंड को सुनने के लिए। थर्मामीटर चाहिए होगा बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। कॉटन या गॉज पीस चाहिए होगा जिससे आप बच्चे को जेंटली टच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग प्रैक्टिस में कि कुछ एग्जामिनेशन टेक्निक्स जो हम पेडियाट्रिक लाइन पर अप्लाई करेंगे। इंस्पेक्शन, पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड फिजिकल फीचर एंड बिहेवियर। इंस्पेक्शन में आपको पता है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब हम बच्चे के अंदर क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, उसके फिज़िकल फीचर्स और बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। फिज़िकल फीचर्स में हम उसका साइज़ आ जाता है
ठीक है, शेप आ जाती है, कलर, मूवमेंट, पोजीशन एंड लोकेशन। आप ये देखते हैं कि बच्चे का साइज़ कैसा है, उसकी शेप कैसी है, कलर तो ब्लू तो नहीं है, येलो तो नहीं है, ज़्यादा पिगमेंटेड तो नहीं है, पोजीशन उसकी कैसी है, वो मूव कैसे कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्शन में देखनी है। डिटेक्शन ऑफ ऑडोर्स इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन। और आपने स्मेल भी चेक करनी है कि कोई एबनॉर्मल स्मेल तो नहीं आपको डिटेक्ट हो रही। पल्पेशन में क्या है, यूज़ ऑफ टच टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स एंड मैसेज। अब आपने पल्पेशन में बच्चे को टच करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, इंक्लूड टेक्सचर, मॉइस्टनेस, टेंडरनेस, टेम्परेचर, पोजीशन, शेप, कंसिस्टेंसी एंड मोबिलिटी ऑफ मैसेज एंड ऑर्गन्स। आपने जितने भी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी ये खसूसियात चेक करनी है। अब आप पल्पेशन में हैंड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई द इंटरनल ऑर्गन्स, उनके टेक्सचर को। अब हाथ की दो साइड होते हैं, एक पाल्मर साइड होती है और एक अल्नर साइड होती है। अब जो हाथ का पाल्मर साइड होती है ना, हथेली वाली साइड जो होती है, इसमें हम फिंगर्स और फिंगर पैड्स का इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, टू डिटरमिन द पोजीशन, साइज़, कंसिस्टेंसी एंड मैसेज। इससे हम ये फील कर रहे होते हैं कि पोजीशन पे है ये ऑर्गन या नहीं, साइज़ ठीक है इसका नहीं, कंसिस्टेंसी पे है, अंदर कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है। ये आप पाल्मर साइड ऑफ जो फिंगर्स और फिंगर पैड्स हैं इससे यूज़ करते हैं। एंड द अल्नर सरफेस ऑफ द हैंड इज़ बेस्ट टू डिटेक्ट वाइब्रेशन। और जो उसकी अल्नर साइड है वो आप वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। अस्कल्टेशन, लिसनिंग टू द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एयरवे, लंग्स, स्टमक, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टू आइडेंटिफाई देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपने अस्कल्टेशन में स्टेथ के थ्रू साउंड सुननी है, हार्ट साउंड्स, ब्लड वेसल साउंड, स्टमक, लंग्स, एयरवे साउंड्स, ठीक है। अस्कल्टेशन इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड विद द स्टेथोस्कोप टू इनहेंस द साउंड्स हेयर। अब आपने स्टेथ के थ्रू जो साउंड्स हैं वो आप देखेंगे कि क्या ये एबनॉर्मल तो नहीं है। परकशन में क्या करना है, स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द बॉडी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेट अप वाइब्रेशन दैट रिवील द डेंसिटी ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज एंड बॉर्डर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कि आप जैसे एडल्ट क्लाइंट में करते हैं कि स्ट्राइक करते हैं और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, उनसे आप इंटरनल ऑर्गन्स की डेंसिटी को चेक करते हैं कि क्या उनके अंदर वो ज़्यादा अब मतलब अपनी बॉर्डर्स के अंदर हैं या नहीं, ठीक है। तो इस डेंसिटी को चेक करने के लिए आप परकशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो ये चारों टेक्निक, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, अस्कल्टेशन और परकशन है कि आप एक पेडियाट्रिक क्लाइंट के अंदर इन टेक्निक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। बस आता है एब्गर स्कोर। एब्गर स्कोर हमारे पास क्या है कि ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट है जिससे हम क्विकली न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसकी 1 to 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी असेसमेंट कर लेते हैं आफ्टर द बर्थ। और इससे हम ये देखते हैं कि क्या जो बेबी है उसको किसी हेल्थ की, इमीडिएट हेल्थ की या इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो एब्गर इज़ अ टूल बाय विच वी असेस द जनरल कंडीशन ऑफ अ न्यू बॉर्न। कि हम इसमें बच्चे की जनरल कंडीशन को एग्जामिन करते हैं और ये देखते हैं कि क्या उसको कोई इमरजेंसी केयर चाहिए या नहीं। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू डायग्नोज द बर्थ एसिफेक्सिया। ये बर्थ एसिफेक्सिया को डायग्नोज करने में भी हेल्पफुल होता है। अब बर्थ एसिफेक्सिया क्या है, इट अकर व्हेन अ बेबी डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन बिफोर, ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर द बर्थ। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबी को, उसके ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो प्रॉपर सप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये बिफोर, ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर द बर्थ भी हो सकता है। तो ये कंडीशन भी इस एब्गर स्कोर से डायग्नोज हो जाती है। अब ये एब्गर से बनता क्या है, ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेंस, ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन। अब ये स्कोर किस तरीके से है कि अपीयरेंस अगर ब्लू या पेल है बच्चे की तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। ब्लू है तो मतलब साइनोसिस है, पेल है तो मतलब जॉन्डिस है। और अगर बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है तो 1
स्कोर है, और अगर फुल पिंक बॉडी है तो 2 स्कोर देंगे। पी फॉर पल्स, अब पल्स जब चेक करेंगे, अगर पल्स एब्सेंट है तो 0 स्कोर है, अगर बिलो देन 100 है तो 1 स्कोर देंगे, और अगर ओवर 100 है मतलब टेकीकार्डिया है तो 2 स्कोर देंगे। अब जी फॉर ग्राइमेंस, ग्राइमेंस क्या है कि बेबी का रिफ्लेक्स क्या है, उसका रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। अगर आप कोई उसके साथ एक्टिविटी परफॉर्म करें और कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 0 मार्क्स हैं, इसके 0 स्कोर है। और अगर वो उस पर फेशियल ग्राइमेंस मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहा है तो 1 मार्क इसका स्कोर है। और अगर बच्चा फुल रो रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, रिफ्लेक्सेस दे रहा है, तो 2 स्कोर देंगे, ठीक है। अब ए फॉर एक्टिविटी, अब आपने पेशेंट की बच्चा जो है पेडियाट्रिक क्लाइंट, उसकी एक्टिविटी को चेक करना है। अगर उसकी मूवमेंट फ्लैसिड है तो 0 स्कोर है, अगर वो कुछ हद तक फ्लेक्शन कर रहा है तो 1 स्कोर है, और अगर नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है बॉडी की, ठीक है, तो 2 स्कोर देंगे हम। अब जब आर फॉर रेस्पिरेशन, अब हम रेस्पिरेशन चेक करेंगे, अगर एब्सेंट है तो 0 स्कोर है, अगर इरेगुलर और गैस्पिंग रेस्पिरेशन है तो 1 स्कोर आएगा, और अगर रेगुलर है तो 2 स्कोर आएगा। अब जब आप पेशेंट की अपीयरेंस प्रॉपरली इस तरीके से चेक कर लेंगे, ये एबगर प्रॉपरली अपीयरेंस देख ली, पल्स देख ली, उसके रिस्पॉन्सेस देख ली, ये एक्टिविटी देख ली, रेस्पिरेशन देख ली, तो जो स्कोर्स आपने कैलकुलेट किए हैं उनको आप ऐड अप करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये नॉर्मल है या नहीं। अब कैसे पता चलेगा? टोटल जो एबगर स्कोर है ये 10 होता है, ठीक है, आपने 10 में से मार्क्स देने हैं। जो नॉर्मल स्कोर है, अगर 7 to 10 के दरमियान स्कोर आता है तो इट मीन्स के बेबी जो है वो नॉर्मल है। अगर 4 to 6 के दरमियान आता है तो इट मीन्स के बच्चे को कुछ हद तक हेल्थ केयर चाहिए, इमरजेंसी केयर चाहिए। और अगर बिलो देन 3 और बिलो देन 3 है तो इट मीन्स कि इमीडिएट रेस्क्यूटेटिव मेजर्स, कि बच्चे को फौरी तौर पर इमरजेंसी केयर चाहिए, ठीक है। तो इससे आप जो पेडियाट्रिक क्लाइंट है उसकी हेल्थ कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब है जनरल ऑब्जर्वेशंस के बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन टेक अ मिनट टू ऑब्जर्व द बेबी, कि एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट लें और बच्चे को ऑब्जर्व करें, और फिर आपने इन सवालों का जवाब देखने कि व्हाट इज़ द बेबी कलर, बच्चे का कलर क्या है, ब्लू है, पेल है या नॉर्मल है, पिंक है, क्या कलर है। इन जनरल डज द बेबी लुक इल और वेल, आपने एक नज़र बच्चे को देखा है और ऑब्जर्व करने कि क्या ये बच्चा बीमार लग रहा है या सेहतमंद लग रहा है, ठीक। इज़ द बेबी नॉर्मली एक्टिव, क्या आपको बच्चा नॉर्मल एक्टिव लग रहा है या नहीं। इज़ द क्राई नॉर्मल, क्या वो रोता नॉर्मली है या नहीं। आर देयर एनी ऑब्वियस मालफॉर्मेशंस, क्या उसमें कोई किस्म की एबनॉर्मलिटी तो नहीं नज़र आ रही। हाउ इज़ द बेबी लुकिंग सच एज विद अ जेनेटिक सिंड्रोम लाइक डाउन सिंड्रोम, कि जब आप बच्चे को देखेंगे क्या उसको देखने से आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम ऐसे तो नहीं फील हुआ, ठीक है। तो ये सारी एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपने 1 मिनट बच्चे को ऑब्जर्व करना है और इन चीज़ों को नोटिस करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज़ टॉपिक, कि आज हमने पढ़ा कि पेडियाट्रिक क्लाइंट क्या होता है, उनकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनकी हिस्ट्री में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और बर्थ वेट उनका किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें चाहिए उनकी असेसमेंट के अंदर, असेसमेंट टेक्निक्स बेबी के अंदर कैसे अप्लाई करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एबगर स्कोर, कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि बेबी को इमरजेंसी केयर चाहिए या नहीं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी हियर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।